हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज से हम लोग 11th एनुअल एग्जामिनेशन के लिए एक नए सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स का ऑल चैप्टर का अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। जिसमें कि आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मात्रक और मापन का अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। और ये सभी जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले प्रश्न भी बनते हैं, जिसमें कि आपको 1 नंबर मिलता है और इससे 2 अंक वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न है कि मूल राशियाँ कितने तथा कौन कौन से हैं। तो मूल राशियाँ, पहले हम लोग जानते हैं कि मूल राशियाँ होती क्या है। तो मूल राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती है जो स्वतंत्र होता है, जिसे किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वतंत्र होता है वह मूल राशियाँ होता है, और जो मूल राशि के मात्रक होते हैं उसे ही मूल मात्रक कहते हैं। ये भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो मूल राशियाँ जो है वह 7 ही है। जो मूल राशियाँ हैं उसकी संख्या कितनी है, तो 7 ही है। कौन कौन से हैं, तो लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान, समय, तापक्रम या तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ के द्रव्यमान या पदार्थ की मात्रा। ये सभी जो है यह मूल राशियां हैं। मूल राशियां को ही हम जो है आधारी राशि के नाम से भी जानते हैं। और यह भी इसमें पूछेगा कि मूल मात्रक क्या है, तो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे ये भी 7 होंगे, क्योंकि 7 मूल राशि है तो उसका 7 मात्रक होगा। जैसे लंबाई का हो जाता है मीटर, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन हो जाता है, ज्योति तीव्रता का हो जाता है कैंडेला, उसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, और पदार्थ के द्रव्यमान का हो जाता है मोल। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है आपका कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। तो व्युत्पन्न राशियाँ ये डेराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं, वे भौतिक राशियाँ होते हैं जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है। आप इसका परिभाषा इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वैसा भौतिक राशि जिसे हम लोग मूल राशियों से व्युत्पन्न करते हैं। व्युत्पन्न करने का मतलब बनाते हैं। मूल राशि को ही देखिए उसी को हम लोग जोड़कर या घटाकर, जोड़कर नहीं भाग देंगे तो व्युत्पन्न राशि बन जाएगा। इसे उदाहरण में हम आपको बताएंगे कि जितने भी व्युत्पन्न राशियाँ हैं इसकी संख्या तो अनंत है, और इसका जो उत्पत्ति है वह किससे होता है, तो मूल राशियों से होता है। तो इसी परिभाषा में कहा गया कि वैसा भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे हो गया चाल, वेग, आयतन, बल, संवेग आदि जो है ना व्युत्पन्न राशियाँ हैं। देखिए बल, जैसे यहाँ पर हम बल का उदाहरण लेते हैं। जो फोर्स है आपका, ये F बराबर क्या होता है, ma। तो यहाँ पर देखिए m क्या है, तो द्रव्यमान है, और ये क्या है, तो त्वरण है, मास गुने एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द्रव्यमान और जाके जो त्वरण है इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग व्युत्पन्न राशि बनाते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान जो है आपका कौन सा है, तो ये मूल राशियाँ है। उसके बाद ए त्वरण है, तो त्वरण भी तो व्युत्पन्न राशियाँ हैं, लेकिन त्वरण का अगर आप करते हैं तो त्वरण हो जाता है वेग बटा समय। ए बराबर हो जाता है वेग बटा समय, v बटा टी कर सकते हैं। तो इसमें हो गया। फिर वेग जो है, वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन को हम मीटर में मापते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये सभी जितने भी त्वरण हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, आयतन हो गया, ये सभी जो है ना मूल राशियों से मिलकर ही बने होते हैं, जिस कारण से हम लोग इसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि मूल मात्रक क्या है। तो ऊपर ही हम चर्चा कर चुके हैं कि मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं, जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। जैसे हो गया मीटर हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा इत्यादि 7 मूल मात्रक हैं। उसके बाद है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो जो मात्रक मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। डेराइव्ड, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं होगा, डेराइव्ड यूनिट हो जाएगा मात्रक। उसके बाद देखिए है 5वां प्रश्न है कि मात्रकों की पद्धतियां जो है ना कौन कौन सा है। तो मात्रकों की निम्नलिखित पद्धतियां हैं, जिसमें आ जाता है CGS हो जाएगा आपका, FVS हो जाएगा, MKS हो जाएगा और SI पद्धति हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देते हैं कि जो CGS पद्धति है ये फ्रांसीसी पद्धति है। इसे फ्रांसीसी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए CGS में क्या होता है, C मतलब होता है यहाँ पर सेंटीमीटर, और G मतलब ग्राम, और S मतलब सेकेंड। मतलब 3 को जो है ना राशि को आधार माना गया था इसमें। एक तो जो द्रव्यमान होता है, यहाँ पर मास दे देते हैं, और दूसरा हो जाता है
पहला तो इसमें हो जाएगा लंबाई, लंबाई के लिए मीटर दे देते हैं, या लेंथ दीजिए, लेंथ हो गया, उसके बाद मास हो गया, उसके बाद समय के लिए सेकेंड। तो इन्हीं तीनों को जो है ना, इन तीनों पद्धति में अलग अलग रूप में मापा गया। जैसे इसमें लंबाई को जो है ना हम लोग सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में माप लेते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सीजीएस, और समय को तो सेकेंड, तीनों में ही मापते हैं। उसके बाद एफपीएस, तो इसमें लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं, और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकंड में ही मापते हैं। उसके बाद एमकेएस में जो है ना, इसमें जो है ना पद्धति में हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं, मास को जो है द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं। तो यही हो गया, इसका पद्धति भी पूछा जाएगा किस प्रकार से इसका परिभाषा, तो वो भी आप बता सकते हैं कि इसमें लंबाई को हम लोग फुट में मापेंगे, और द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे एफपीएस पद्धति में, और समय को सेकंड में मापेंगे। और देखिए इसी एमकेएस पद्धति को जो है विस्तारित रूप में एसआई पद्धति में माना गया है। इसमें भी हम लोग लंबाई को मीटर में मापते हैं, मास को जो है किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापते हैं। इसी को मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सम्मिलित किया गया है। मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कहा गया कि एक ऐसा जो है ना मतलब कोई भी भौतिक राशि है उसे मापने के लिए एक ऐसा पद्धति बनाना चाहिए जिसे पूरे जो है ना दुनिया में फॉलो किया जाएगा। तो उसके लिए मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को अपनाया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, उसके बाद देखिए जो आपको ऊपर बताए थे वही यहाँ पर आ गया है प्रश्न, आप भी देख सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ बता देते हैं एक बार, क्योंकि पूरा समझा चुके हैं। तो पहला है इसमें कि सीजीएस पद्धति क्या है, तो ये भी प्रश्न बनता है। तो इसे ही सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, ऊपर ही बताए थे। उसके बाद जो है द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसे फ्रांसीसी पद्धति या मीट्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि एफपीएस पद्धति क्या है, तो एफपीएस पद्धति भी आसान ही है कि इसे फुट पाउंड, यहाँ पाउंड होगा, फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। इसमें जो है लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, और जाके समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का जो मात्रक है ना सभी में सेम ही है, इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक एमकेएस पद्धति क्या है, तो इसे ही मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक इसमें किलोग्राम हो जाएगा, और समय का मात्रक सेकंड होता है। और यह जो है सीजीएस पद्धति का ही बड़ा रूप है, क्योंकि उसमें देखिए जैसे हो गया, उसमें हम लोग लंबाई को किस में माप लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को हम लोग उसका बड़ा पैमाना तो मीटर होता है, तो इसीलिए उसको जो है ना सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप कहा गया है। उसके बाद देखिए मानक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, तो यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में, इंटरनेशनल मतलब इसे सभी मानेगा। और यह फ्रांसीसी ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। यह एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। ऊपर ही बता दिए कि एमकेएस पद्धति को ही परिवर्तित रूप में मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जो है इसे अपनाया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, ये सब शॉर्ट प्रश्न नहीं है, इसे आप एक बार जरूर देखें अच्छे तरीके से, कि लंबाई क्या है। तो आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। इसका मूल मात्रक मीटर है। आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही हम लोग लंबाई कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, कि मानक मीटर की परिभाषा दे। जो मानक मीटर है उसका आपको परिभाषा देना है। तो एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की जो है यहाँ पर 1650763.73 तरंगे समाहित हो। तो मतलब यहाँ पर कहने का यह है कि जो मानक मीटर की परिभाषा दिया गया है कि वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन को आप ले लीजिए, और उससे जो उत्सर्जित होता है नारंगी लाल प्रकाश, उसका जो इतना तरंगे ही समाहित होती है उसके उतने दूरी में, 1 मीटर दूरी में या 1 मानक मीटर दूरी में। तो इस तरह से इसका परिभाषा आपको बोलना है। सिर्फ एक बार इसे आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। फिर है कि माइक्रोन जो है ना, माइक्रोन और एंगस्ट्रम और फर्मी का संबंध मीटर में किस प्रकार, मतलब 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, ये आपको बताना है। तो 1 माइक्रोन में जो है 10⁻⁻6 मीटर होता है। उसके बाद 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, और 1 फर्मी में जो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि प्रकाश वर्ष क्या है। यह भी पूछा गया प्रश्न है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब प्रकाश के द्वारा निर्वात में, निर्वात कहने का है कि जहाँ पर हवा नहीं है, बिल्कुल शून्य है, तो वहीं पर जो है 1 वर्ष में तय किया गया दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाता है। वह दूरी किसके द्वारा तय किया जाएगा, तो प्रकाश के द्वारा तय किया जाएगा। उसके बाद एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष में कितना जो है ना मीटर होता है, ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है 1 प्रकाश वर्ष में, जब प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है।
और जाके यहाँ पर इस समय जो है 365 दिन हो गया, 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकेंड। देखिए आप कहिएगा कि एक प्रकाश वर्ष को हम कैसे निकालेंगे, तो अगर आप जो है यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा सा, दूरी जो है ना, यहाँ पर आप जानते होंगे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ से आप दूरी का फार्मूला निकाल सकते हैं कि जो दूरी है, डिस्टेंस मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चाल गुने, मान लेते हैं v है इसका चाल और गुने है t, तो वी टी हो जाएगा d बराबर, और यहाँ पर ये v का वैल्यू देखिए 3 गुना 10⁻8 है, और ये रख दीजिए इसके स्थान पर, और समय में इतना, अगर आप इसे पूरा गुना करते हैं तो आपको 9.46 × 10⁻15 मीटर प्राप्त हो जाएगा। आप कर देख लीजिए, हम देखे हुए हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि पारसेक क्या है, तो पारसेक भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, कि इसे ही जो है ना पारेक्टिक सेकेंड कहते हैं। इसका उपयोग पृथ्वी से तारे की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है, पृथ्वी से लेकर तारे तक की दूरी ज्ञात करने में पारसेक का उपयोग किया जाता है। और एक पारसेक बराबर जो है कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और एक प्रकाश वर्ष में अगर गुना कर देते हैं तो वो आपका प्रकाश वर्ष में भी निकाल सकते हैं, इसका मीटर में निकाल सकते हैं, सॉरी। उसके बाद देखिए ये हो गया, उसके बाद 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा अगर इसे आप लोग मीटर में निकालेगा तो। देखिए प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में जितना मीटर होता है इसमें गुना कर दिएगा तो आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है ना एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, मीटर में ये बोल दीजिएगा, और प्रकाश वर्ष में ये आपको याद रखना है। उसको देखिए खगोलीय मात्रक क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल होता है यूनिट। ये क्या होता है, तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच के औसत दूरी को ही हम लोग खगोलीय मात्रक कहते हैं। और जाके इसका जो 1 AU बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। उसके बाद देखिए द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान भी कुछ नहीं है कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, या किसी भी वस्तु में द्रव्य की मात्रा को ही उसका द्रव्यमान कहते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। उसके बाद देखिए 1 किलोग्राम की परिभाषा दे, तो जो है ना सेवरेंस अर्थात फ्रांस के वाट और माप के जो है ना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में सुरक्षित रखे प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु जो है कि बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं, और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 लीटर पानी के द्रव्यमान को ही हम लोग किलोग्राम माना गया है। देखिए इसमें दो तरह से परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है कि एक तो हो गया कि जो फ्रांस है वहाँ पर ही जो है ना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में जो प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु रखे गए हैं वह बेलन आकार का है, और उसके द्रव्यमान को ही 1 किलोग्राम माना गया, एक मान लिया गया। या 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है 1 लीटर पानी के जो द्रव्यमान होते हैं उसी को हम लोग किलोग्राम मानते हैं, 1 किलोग्राम। उसके बाद देखिए नाभिक के परमाणु द्रव्यमान जो है ना, नाभिकीय द्रव्यमान मात्रक क्या है, तो इसको भी एटॉमिक मास यूनिट होता है, AMU। तो नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट AMU में मापा जाता है। कार्बन 12 के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो आपको सीधा सिंपल भाषा में बोलना है कि जो कार्बन 12 है C12, इसके द्रव्यमान का 1/12वां भाग जो है वही आपका एक परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। उसके बाद देखिए इसमें हो गया एक परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 1/2 गुने यहाँ पर है 1/12 गुने कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन 12 का जितना परमाणु द्रव्यमान है उसे आप रख कर दीजिएगा तो आपका एक परमाणु द्रव्यमान जो है वह 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम प्राप्त होगा। तो इसका आंसर आपको ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1 सेकेंड को परिभाषित करें, तो यह समय का मात्रक, सेकेंड जो है वह समय का मात्रक है, और 1 सेकेंड समय का वह अंतराल है, जो 1 सेकेंड है वह समय का वह अंतराल है जिसमें सीजियम जो है 133 परमाणु जो है इतना बड़ा जो है कंपन करता है। आप याद रख सकते हैं, अगर इसे याद करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, मानिए 9 अरब बार जो है ना कंपन करेगा, उसी अंतराल को हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं। सीजियम 133 परमाणु जो है ना इतना कंपन को ही हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि 1 सेकेंड में 9 अरब के करीब जो है कंपन होता है सीजियम धातु में, और यह सीजियम घड़ी को मानक मानने का आधार है। उसके बाद नेक्स्ट है एक केल्विन क्या है,
तो एक केल्विन का आपको परिभाषा यहाँ पर बताना है। तो यह तापकण का ऐसा मात्रक है, बिल्कुल सही है। फिर है कि जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक तापक्रम के 1/273.16 भाग को ही एक केल्विन कहते हैं। जो यहाँ पर ही केल्विन है, यह तो तापमान का मात्रक होता है, और ऊष्मागतिकी तापक्रम में जो है ना 1/273, आपको भी पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है केल्विन, तो 273 होता है, 0.15 होता है, यहाँ पर 16 दिया गया है। तो इसी के भाग को ही एक केल्विन माना गया है। इसका नेक्स्ट है आपका कि 1 एम्पियर की परिभाषा दे। तो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे लंबे और समांतर तारों के समान विद्युत धारा के एक ही दिशा में प्रवाहित होने से प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2×7 न्यूटन का आकर्षण बल लगने की स्थिति में विद्युत धारा के परिमाण को 1 एम्पियर कहते हैं। तो इस तरह से इसका आपको परिभाषा याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ज्योति तीव्रता क्या है। तो किसी प्रकाश स्रोत द्वारा एक स्टेडियन घन कोण में किसी निश्चित दिशा में प्रति सेकंड जितनी प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित किया जाता है उसे उसकी ज्योति तीव्रता कहते हैं, और इसका ऐसा मात्रक जो है ना कैंडेला होता है। उसके बाद देखिए एक कैंडेला क्या है। तो जब कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा, यहाँ पर ये नहीं होगा, किसी दिशा में जो है ना 4 × 10⁻, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें जो है ना आपको याद रखना है, इसका आवृत्ति जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जो है हर्ट्ज आवृत्ति और वाट स्टेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उसकी ज्योति तीव्रता एक कैंडेला होती है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू है वहाँ हो जाएगा यहाँ पर कि जब कोई प्रकाश जो है किसी दिशा में 540, ये सही है, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति और जाके यहाँ पर और के बाद ये जो है ना 1/683 वाट प्रति स्टेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उसकी ज्योति तीव्रता एक कैंडेला होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि 1 मोल की परिभाषा दे। तो यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक बताए थे कि मोल होता है, और पदार्थों की इस मात्रा को 1 मोल कहते हैं जिसमें अवयवी परमाणुओं की संख्या, एवोगाड्रो जो संख्या होता है 6.023 × 1023 या कार्बन 12 का 0.012 किलोग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। मतलब 1 मोल क्या है, तो जो एक एवोगाड्रो संख्या में जितना आप कह सकते हैं एटम होता है उसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो 6.022 या बोल सकते हैं या 3 × 1023 होता है, या कार्बन 12 का जो है ना 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है। फिर है कि एक स्टेडियन क्या है। तो यह समतल कोण का ऐसा ही मात्रक है। स्टेडियन किसका मात्रक है, तो समतल कोण का ऐसा ही मात्रक है। एक स्टेडियन वृत्ति की उन 2 त्रिज्याओं के बीच के कोण के बराबर होता है जो वृत्त के परिधि तथा त्रिज्या के बराबर चाप काटती है, वही एक स्टेडियन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि एक स्टेडियन क्या है। यहाँ पर एक रेडियन था, उसके बाद एक स्टेडियन आ गया है। यहाँ पर जो है एक रेडियन वृत्त की 2 त्रिज्याएं, मान लीजिए ये एक वृत्त है और इसके 2 त्रिज्याएं इस तरह से ले लिए, और ये आपका केंद्र हो गया। त्रिज्याओं के बीच कोण के बराबर जो वृत्त के परिधि और चाप के द्वारा जो काटा जाता है कोण, इसी को हम लोग एक रेडियन के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक स्टेडियन कोण क्या है। एक स्टेडियन, तो यह घन कोण का ऐसा ही मात्रक है। एक स्टेडियन वह घन कोण है जो उस गोलीय सतह के क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है, जो गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, और एक स्टेडियन बराबर होता है गोलीय सतह का क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का वर्ग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मापन की त्रुटियां क्या है। तो उत्तर हो जाएगा कि मापन की अनिश्चितता को मापन की त्रुटियां कहते हैं। मतलब अगर आपने किसी राशि का मापन किया, उसमें जितने भी अनिश्चितता आया, मतलब उसमें जो त्रुटि हुआ, उसी को मापन की त्रुटि कहते हैं। उसके बाद देखिए मापन की त्रुटि का वर्गीकरण करें। तो इसका वर्गीकरण करना है हमें, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे कि मापन की त्रुटि को निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। क्रमबद्ध त्रुटि हो गया, यादृच्छिक त्रुटि हो गया, और सकल त्रुटि हो गया। यह 3 त्रुटि जो है मापन की त्रुटियां होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि क्रमबद्ध त्रुटि क्या है। तो यंत्रों की बनावट, अपूर्ण तकनीक, मापन के समय,
भौतिक राशि में परिवर्तन तथा मापनकर्ता की व्यक्तिगत त्रुटि के कारण होने वाली त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। मतलब किसी मनुष्य के द्वारा कोई भौतिक राशि का मापन किया जाता है, उसमें जो भी त्रुटि हो जाता है, यंत्रों के बनावट के कारण भी हो सकता है, अपूर्ण तकनीक के कारण भी हो सकता है, और मापन के समय भौतिक राशि में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है, वो सभी त्रुटियों को हम लोग क्रमबद्ध त्रुटि के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि यंत्रीय त्रुटि क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। तो जो यंत्रीय त्रुटि है, यह जो है ना, यंत्र की बनावट में त्रुटि होने के कारण उत्पन्न त्रुटि को ही यंत्रीय त्रुटि कहते हैं, और यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। जैसे हो गया शून्यांक त्रुटि, अल्पतम जो है ना अल्पतमांक त्रुटि, और जो है एक होता है अचर त्रुटि। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अल्पतमांक त्रुटि क्या है। तो मापन यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण होने वाली त्रुटि को अल्पतमांक या अनुमेय त्रुटि कहते हैं। उसके बाद एक अचर त्रुटि क्या है। तो ये भी आसानी है कि जब बार बार परीक्षण के बाद भी त्रुटि का मान समान रहने को अचर त्रुटि कहते हैं। यह यंत्र के पैमाने के गलत अंशांकन के कारण होती है। मान लीजिए आपके पास कोई वर्नियर स्केल है या कुछ अलग है, तो उसमें या स्केल ही कोई है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है ना जो यंत्र है इसी में कोई त्रुटि है, मतलब इसमें जो मापन दिया गया या इसी में एक प्रकार से कोई त्रुटि है, तो आप जितने भी बार मापिएगा तो आपका मेन जो है मशीन ही खराब है, तो हमेशा गलत ही आएगा। तो इस तरह की त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। उसके बाद देखिए यादृच्छिक त्रुटि क्या है। तो जब कोई मापन करता किसी भौतिक राशि की माप कई बार करता है और प्रत्येक बार विभिन्न पाठ्यांक जो है प्राप्त करता है, तो उसे त्रुटि को जो है उस त्रुटि यहाँ पर होगा, उस त्रुटि को ही हम लोग यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इसके निवारण के लिए सभी मापों का माध्यमान निकाला जाता है, मतलब औसत मान निकाला जाता है। ये क्या होता है, तो कोई भी मापन करता है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, तो भौतिक राशि को आप कई बार माप रहे हैं और जितना बार माप रहे हैं सभी बार अलग अलग ही मान आ रहा है उस भौतिक राशि का, तो इस तरह की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो सकल त्रुटि क्या है। तो मापनकर्ता की असावधानी के कारण होने वाली त्रुटि को सकल त्रुटि कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा मापने में हुई गलती के कारण जो त्रुटि होगा उसी को हम लोग सकल त्रुटि कहते हैं। इसका संशोधन असंभव होता है। उसके बाद देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है, तो किसी भौतिक राशि का वास्तविक माप और मापनकर्ता की व्यक्तिगत माप के अंतर को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। उसके बाद एक आपेक्षिक त्रुटि की परिभाषा दे। तो मापन की निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के वास्तविक माप के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। उसके बाद प्रतिशत त्रुटि क्या है। जब आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में दर्शाया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। उसके बाद संदिग्ध अंक क्या है। तो जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तो उस माप के अंतिम अंक को संदिग्ध या अनिश्चित अंक कहते हैं। देखिए संदिग्ध अंक क्या हुआ, आपने किसी राशि का मापन किया, उसके अंतर्गत मान लीजिए आया 5.8643, तो इसके जो लास्ट अंक हैं इसे संदिग्ध मान के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि 3 अंक तक ही मेन होता है। मतलब लास्ट अंक जो भी रहेगा वह आपका संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक होगा, क्योंकि इसको अगर दूसरे से मापते, जैसे वर्नियर स्केल हो गया, उसमें मापते हैं तो ये जो है ना और छोटा इसके अंक आगे और भी आते जाता है, तो इसीलिए जो इसके लास्ट अंक होते हैं उसी को अनिश्चित अंक या संदिग्ध अंक कहते हैं। फिर सार्थक अंक क्या है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्याओं को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब यथार्थ एकदम करेक्ट आंसर देना है, एकदम सटीक देना है भौतिक राशि का मापन, तो उसके लिए एक अंकों की संख्याओं को ही हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। उपयोग में लाए जाने वाले अंकों की संख्या को ही हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। और किसी माप में इसकी संख्या जो है ना जितनी अधिक होगी वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होता है। जैसे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपने किसी स्केल से मापा और इसमें आया आपका 6.7823, तो ये तो ठीक है, माप कीजिए ठीक है। अगर इसी को आप 4 अंक 2 अंक 1 अंक या 1 अंक या 2 अंक यदि अधिक माप लेते हैं तो ये ज़्यादा यथार्थ होता है। जैसे 6.7823, उसके बाद 94, आप 2 अंक अधिक माप लिए तो ये ज़्यादा आपका जो है ना यथार्थ होगा, सही होगा। उसको कहता है कि परिमाण की कोटि क्या है। तो परिमाण की कोटि क्या हो जाएगा कि संख्या के निकटतम 10 की घात को परिमाण की कोटि कहते हैं। उसको देखिए विमाएँ क्या होती है। तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक
को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस राशि की विमाएँ कहते हैं। मतलब कोई भी भौतिक राशि हो गया, उसके व्युत्पन्न मात्रक को जितने मूल मात्रक हैं उनके घात के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, तो उन घातांकों को ही उस राशि की विमाएँ कहते हैं। देखिए इसके कहने का अर्थ आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो व्युत्पन्न मात्रक है वो तो मूल मात्रक से ही मिलकर बना होता है, और मूल मात्रक की संख्या 7 ही है। तो जो मूल मात्रक होता है, जैसे लंबाई हो गया, लंबाई को हम लोग एल से लेंथ में मापते हैं, मास को एम से मापेंगे, समय को सेकेंड में मापेंगे, यहाँ पर जो है सेकेंड हो जाएगा टी, टाइम को टी मापेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे MLT आप पढ़े होंगे कि विमाएँ में बहुत उपयोग होता है, तो इसी का जो घात होता है कभी 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, तो ये सभी जो है ना क्या दर्शाता है, तो ये विमाएँ को दर्शाता है। उसके बाद देखिए विमा युक्त चर राशियाँ क्या है, तो उन चर राशियों को जिनकी विमाएँ होती है, विमा युक्त चर राशियाँ कहलाती है। जैसे त्वरण हो गया, वेग हो गया, बल हो गया आदि, ये सभी जो हैं विमा युक्त चर राशियाँ हैं। जैसे आप त्वरण का निकाल सकते हैं, वेग का निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर त्वरण की बात करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा आपका वेग बटा समय होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा ऊपर, उसके बाद नीचे में आ जाएगा आपका सेकेंड, तो नीचे आ जाएगा सेकेंड है आपका, तो मीटर प्रति हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति, जो मीटर को किस में मापेंगे, लेंथ में मापेंगे, सेकेंड को LT स्क्वायर -2 हो जाएगा, LT पे पावर -2, और इसे बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से जो है ना आपका हो जाएगा।